हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं ईवीएस के सेलेक्टेड टॉपिक जो कि आपके बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3 में आए हुए हैं और जो कि आपके टीआरई 4 जो कि फ्यूचर में एग्जाम होने वाला है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाला है। तो इसमें मैं आपको टीआरई 1 टीआरई 2 और टीआरई 3 में जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं और जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका ही बस डिटेल डिस्कशन कराने वाला हूं, क्योंकि ये जो टॉपिक पहले पूछा गया है वो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग अपने क्लास की शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जल है एक, जल क्या है। ठीक है, पूछ रहा है कि वाटर क्या है, वाटर क्या है। ये क्वेश्चन इस टाइप का एक आया हुआ है। ये क्वेश्चन जो है आपका टीआरई 3 में पूछा गया था, टीआरई 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, जल है एक, सार्वजनिक विलायक है, मिश्रण है या कण है। तो जल क्या है। तो फ्रेंड्स, जो जल होता है वो क्या होता है, वो एक सार्वजनिक विलायक भी होता है, मतलब कि वो सब में घुल जाता है, सब चीज इसमें घुल जाता है। ठीक है, सार्वजनिक विलायक का मतलब होता है सब चीज इसमें घुल जाता है। इंग्लिश में इसको कहते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, जल क्या है, एक मिश्रण भी है। मिश्रण कैसे है, इसमें देखिए H2O से मिलकर बना है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन से मिलकर बना है, इसलिए ये एक मिश्रण है। जल क्या है, एक मिश्रण है, सार्वजनिक विलायक भी है। ठीक है, क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। कण है, नहीं है, कण नहीं है। और देखिए, अब इसमें जल के बारे में कुछ आप लोग पॉइंट याद रख लीजिएगा, जैसे कि जल एक सार्वजनिक विलायक है। ठीक है, ये पॉइंट याद रख लीजिए। मिश्रण है जल एक, और एक ये देखिए, जल जो होता है ना वो एम्पोथेरिक इन नेचर होता है। कैसा होता है, एम्पोथेरिक, एम्फोथेरिक इन नेचर। ठीक है, मतलब इसका होता है कि वो बेसिक और एसिडिक दोनों टाइप का होता है। ठीक है, वो 50% बेसिक होगा तो 50% एसिडिक भी होगा। ठीक है, 50% बेसिक भी होगा और 50% एसिडिक भी होगा, 50% एसिडिक भी होगा, मतलब कि एम्फोथेरिक इन नेचर है। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। और देखिए, जल का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है, जल का सबसे शुद्ध रूप, जल का सबसे शुद्ध रूप, शुद्ध रूप, जल का सबसे शुद्ध रूप क्या होता है। तो जल का सबसे शुद्ध रूप जो होता है आपका मेरे भाई, वो हो जाता है आपका, जल का सबसे शुद्ध रूप हो जाता है आपका, क्या हो जाता है हम, तो रेन वाटर हो जाता है। क्या हो जाता है, रेन वाटर हो जाता है। जल का सबसे शुद्ध रूप क्या हो जाता है, रेन वाटर हो जाता है। ठीक है, रेन वाटर मतलब कि वर्षा का जल सबसे शुद्ध रूप हो जाता है। जल का सबसे शुद्ध रूप क्या हो जाता है, तो रेन वाटर हो जाता है, मतलब वर्षा का जल। उसके बाद एक बात और याद रखिएगा, जल की कठोरता, जल की कठोरता, मतलब कि जल जो होता है ना वो खारा भी होता है और मीठा भी होता है। खारा जल क्या होता है, खारा जल का मतलब होता है, देखो जल आपका वाटर जो है 2 टाइप का होता है। एक तो खारा जल होता है, मतलब खारा वाटर हो जाएगा, और एक जो है मीठा पानी होता है। ठीक है, तो खारा में क्या होता है कि साबुन के साथ वो अच्छे से झाग नहीं देता है, बट जो मीठा पानी होता है, मतलब जो पीने योग्य पानी होता है, वो साबुन के साथ झाग देता है। ठीक है, तो जल की कठोरता भी 2 टाइप की होती है। जल की कठोरता कितने टाइप का, तो 2 टाइप का होता है, 2 टाइप का। ठीक है, 2 टाइप का होता है। जल का कठोरता भी 2 टाइप का होता है, एक होता है अस्थाई और एक होता है अस्थाई, मतलब कि एक होता है परमानेंट और एक होता है टेम्पोररी। अस्थाई कठोरता और एक अस्थाई कठोरता, अस्थाई कठोरता, और एक होता है अस्थाई कठोरता। 2 तरह का कठोरता, अस्थाई और अस्थाई कठोरता। ठीक है, अस्थाई कठोरता कैसे हो जाता है, देखिए, अस्थाई कठोरता कब होगा, अस्थाई मतलब कि परमानेंट कठोरता कब होगा, जो कभी भी खत्म न किया जा सके। तो वो कब होगा, जब उसमें कैल्शियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के, किसके, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स जो है प्रेजेंट रहेंगे, तब वो क्या होगा, अस्थाई कठोरता, उसका कठोरता खत्म करने में दिक्कत होता है। ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट्स जब प्रेजेंट रहते हैं जल में, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स के कारण क्या होता है, अस्थाई कठोरता आता है। ठीक है, और ठीक है, ये याद रखेंगे अस्थाई कठोरता क्यों होता है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स प्रेजेंट रहेंगे तो अस्थाई कठोरता आएगा। ठीक है, और एक अस्थाई कठोरता आता है। तो अस्थाई कठोरता क्यों आता है, तो वो आता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। किसके कारण,
कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण, बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट के कारण, किसके कारण आता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। 2 पॉइंट याद रखेंगे। अस्थायी कठोरता क्यों आता है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण। और अस्थायी कठोरता क्यों होता है? अस्थायी कठोरता, टेम्पोररी कठोरता क्यों होता है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। ठीक है, आप लोग जो है ना, इसको खत्म करने का एक तरीका है। अस्थायी कठोरता को आप खत्म कर सकते हैं कैसे? यहां पे लिख लीजिए, इधर लिख लेता हूं आपके लिए। देखिए, पहली बात जो है, अस्थायी कठोरता को आप उबालकर खत्म कर सकते हैं। उबालकर खत्म कर, ये यहां पे लिख देता हूं। देखिए, ये देखिए, अस्थायी कठोरता को आप ना उबालकर खत्म कर सकते हैं। उबालकर, उबालकर खत्म कर सकते, कर सकते। बट जो अस्थायी कठोरता है उसको आप उबालकर खत्म नहीं कर सकते हैं। देखिए, अस्थायी कठोरता को आप उबालकर खत्म कर सकते हैं, लेकिन अस्थायी कठोरता को, परमानेंट कठोरता को आप उबालकर खत्म नहीं कर सकते। तो इसको खत्म करने का तरीका क्या है? देखिए, इसमें अलग अलग तरीका है। पहला तो आप कर सकते हैं किससे? तो आसवन विधि के द्वारा, मतलब कि डिस्टिलेशन विधि के द्वारा। ठीक है, आसवन विधि मतलब कि डिस्टिलेशन विधि के द्वारा आप अस्थायी कठोरता को हटा सकते हैं। पहला तो यह आसवन विधि मतलब डिस्टिलेशन विधि के द्वारा आप अस्थायी कठोरता को हटा सकते हैं। और आसवन विधि से ही हमको सब, और एक बात आसवन विधि के बारे में भी याद रखेंगे कि आसवन विधि मतलब डिस्टिलेशन मेथड से ही हमें सभी इंप्यूरिटीज, सभी जो इंप्यूरिटीज होता है ना, उससे मुक्त पानी मिलता है। ठीक है, मतलब कि सभी इंप्यूरिटी किस से मुक्त पानी जो हमें मिलता है वो आसवन विधि के द्वारा ही मिलता है, मतलब डिस्टिलेशन विधि के द्वारा ही मिलता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट रखेंगे जो अस्थायी कठोरता को खत्म करने का है, तो रिवर्स परासरण है। रिवर्स परासरण मतलब कि रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या है? रिवर्स परासरण दूसरा मेथड है, रिवर्स ऑस्मोसिस। तीसरा मेथड क्या है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट मतलब सोडियम कार्बोनेट क्या हुआ? तो धोने वाला जो सोडा होता है उससे भी आपका अस्थायी कठोरता को खत्म किया जा सकता है। धोने वाला जो सोडा है उससे भी अस्थायी कठोरता को खत्म किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट। और चौथा जो आता है वो आता है सोडियम जियोलाइट। सोडियम जियोलाइट, जियोलाइट। तो 4 पॉइंट आप लोग याद रखें। अस्थायी कठोरता खत्म करने का तरीका 4 है। एक आसवन है, एक रिवर्स परासरण है, एक सोडियम जियोलाइट है, और एक सोडियम कार्बोनेट जो कि धोने वाला सोडा है। इस चारों मेथड से आप लोग अस्थायी कठोरता को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप इतना दूर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट की तरफ। प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। अच्छा, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये टीआरई फर्स्ट का आया हुआ क्वेश्चन है। टीआरई फर्स्ट का जो बॉय सेक्शन में आया, टीआरई 1 में जो बॉय का सेक्शन आया था ना, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है तापजनक आवर्धन, जैविक आवर्धन, रूपात्मक आवर्धन, या एक से अधिक। बहुत इजी क्वेश्चन है, बता दीजिए आप लोग क्या होगा इसका आंसर। तो पूछ रहा है प्रत्येक पोषी स्तर में गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय, संचय का मतलब होता है जमा। ठीक है, जमा होने की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। तो क्या है वो? तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, वो होता है आपका जैविक आवर्धन। क्या होगा? जैविक आवर्धन होता है फ्रेंड्स। तो जैविक आवर्धन आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, जैविक आवर्धन एक्चुअली होता क्या है ये अब आप जानते हैं। देखिए, जैविक आवर्धन को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। क्या कहते हैं? बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, तो वो होता क्या है आखिर, ये सुन लीजिए आप इजी लैंग्वेज में। देखिए, जब जीव का शरीर में, ठीक है, जब जीव जो है ना उसके शरीर में भारी धातु या कीटनाशी पदार्थ की मात्रा जो वो बढ़ने लगती है, मतलब एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर जो वो बढ़ने लगती है, उसे ही जैव आवर्धन कहा जाता है। सिंपल तरीका सुनेंगे। जब जीव के शरीर में जो होता है ना भारी धातु की मात्रा या कीटनाशी पदार्थ की मात्रा जो है एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में बढ़ने लगती है, उसे ही जैव आवर्धन या जैविक आवर्धन कहा जाता है। ठीक है, अब भारी धातु में मतलब क्या हो गया? भारी धातु जैसे हो गया आपका मरकरी हो गया, कैडमियम हो गया, कॉपर हो गया, ये सब आपके भारी धातु में आते हैं। तो वो भारी धातु जब एक शरीर में बढ़ने लगता है किसी जीव का शरीर में, और फिर वो दूसरे जीव के शरीर में ट्रांसफर हो जाता है, तो इसी को ही सिंपल लैंग्वेज में जैविक आवर्धन कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए,
जैविक आवर्धन का दुष्प्रभाव देख लीजिए कि क्या इसके नेगेटिव इफेक्ट होते हैं जैविक आवर्धन का, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। कहीं से भी देखिए, कहीं से भी क्वेश्चन दे सकता है ना, तो इसीलिए सभी पॉइंट्स को देखते हुए चलना है हमें। तो दुष्प्रभाव इसका देखिए पहले क्या होता है। पहला तो हम लोगों का एक जान लीजिए कि जो आपका जो है ना, ये जो भारी धातु के जमा होने से एक बीमारी होता है, एक डिजीज होता है जिसका नाम है मीना माता, मीना माता डिजीज, मीना माता डिजीज, मीना माता। मीना माता डिजीज जो है वो होता है किससे, मरकरी से, मरकरी से, मरकरी से। मीना माता डिजीज किससे होता है, तो मरकरी से। और सबसे पहली बार कहाँ पे में हुआ ये डिजीज, तो जापान में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, जापान में। मीना माता डिजीज का किससे होता है, तो मरकरी से होता है, और ये पहली बार कहाँ हुआ, जापान में हुआ। दूसरा जो डिजीज होता है वो होता है इटाई इटाई या आउच आउच, इटाई इटाई, या फिर इसी को आउच आउच भी कहते हैं, इटाई इटाई आउच आउच, या तो इटाई इटाई या आउच आउच इसी को कहते हैं, ठीक है। और ये जो होता है मेरे भाई, ये होता है कैडमियम से। किससे होता है, कैडमियम से, कैडमियम से। तो कैडमियम से, और ये भी कहां पे हुआ है, तो ये भी शुरू जापान में हुआ है सबसे पहले, ठीक है। इटाई इटाई या आउच आउच किससे होता है, तो कैडमियम से होता है, ठीक है। और ये भी जापान में ही हुआ है। थर्ड याद रखेंगे आप लोग क्या, एक होता है विल्सन डिजीज, विल्सन डिजीज, विल्सन डिजीज, डिजीज, या इसी को कहते हैं विल्सन सिंड्रोम, विल्सन सिंड्रोम, सिंड्रोम याद रखेंगे अच्छे से, विल्सन डिजीज या विल्सन सिंड्रोम। तो ये किससे होता है आपका, ये होता है आपके कॉपर से होता है। किससे हो जाता है, कॉपर से हो जाता है। किससे होता है विल्सन डिजीज या विल्सन सिंड्रोम, तो आपके कॉपर से होता है ये विल्सन डिजीज या विल्सन सिंड्रोम। तो आप लोग 3 पॉइंट को याद रखेंगे। देखिए, भारी धातु से होने वाले बीमारियों में आप लोग याद रखेंगे क्या क्या। एक तो होता है मीना माता डिजीज होता है, जो कि आपके मरकरी से हो जाता है। इटाई इटाई या आउच आउच जो बीमारी होता है वो आपके कैडमियम से हो जाता है। और जो विल्सन डिजीज या विल्सन सिंड्रोम होता है वो आपके कॉपर से हो जाता है, ठीक है। तो इन 3 पॉइंट्स को आप नोट करते हुए चलेंगे या स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे। नेक्स्ट की तरफ चलें। जब जलाशय में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की मात्रा बढ़ जाती है उसे डैश कहते हैं। देखिए, जब जलाशय में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, ये भी आपका 1 या 2 में पूछा गया क्वेश्चन है, टीआरई 1 या 2 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। टीआरई 1 या 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए ये भी बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जलाशय में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे क्या कहते हैं। मतलब सिंपल सा पूछ रहा है कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जब आपका जलाशय में बढ़ जाएगा तो उससे क्या कहा जाता है, ठीक है। सुपोषण, जैविक आवर्धन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, या मीना माता। तो मेरे भाई, ये तो मीना माता जो था, ये देखिए आपके भारी धातु से एक होने वाला डिजीज था। मीना माता तो होने से रहा, ये तो नहीं होगा। ये तो एक भारी धातु से होने वाला डिजीज था। और वो भारी धातु कौन सा था, तो मेरे भाइयों वो भारी धातु कौन सा था, बता दीजिए आप लोग। तो वो भारी धातु मेरे भाई मरकरी था। मरकरी से आपका मीना माता डिजीज होता है, ठीक है। ठीक, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हो जाएगा क्या, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो फ्रेंड्स, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होने वाला है इसका आंसर, ना ना, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड तो कभी नहीं होगा। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड आखिर होता क्या है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बीओडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको शॉर्ट फॉर्म में, बीओडी। क्या कहा जाता है इसको शॉर्ट फॉर्म में, बीओडी, बीओडी। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, तो देखिए, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में सुन लीजिए आप लोग। देखिए, जब जलाशय में मौजूद, ठीक है, जब जलाशय में मौजूद कार्बनिक पदार्थ के विघटन के लिए सूक्ष्म जीव द्वारा ली गई घुलित मात्रा में ऑक्सीजन, ठीक है। देखिए, हो तो इसमें क्या कहा गया कि जो जलाशय में मौजूद कार्बनिक पदार्थ जो होता है ना, उसके विघटन के लिए जो सूक्ष्म जीव द्वारा जो ऑक्सीजन लिया जाता है, ठीक है, उसे ही बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। मतलब कि जो जलाशय में मौजूद कार्बनिक पदार्थ है, तो उसके विघटन के लिए, मतलब उसके डिकम्पोजिशन के लिए जो सूक्ष्म जीव के द्वारा जो ऑक्सीजन लिया गया है, ठीक है, उसे ही बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहा जाता है। और जितना ज्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड रहेगा उतना ही ज्यादा पोल्यूटेड वाटर रहेगा। जितना ज्यादा बीओडी होता है ना, उतना ही ज्यादा पोल्यूशन होता है, मतलब कि पानी उतना ही ज्यादा गंदा होता है। जितना ज्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगा, जितना ज्यादा बीओडी का रिक्वायरमेंट होगा, उतना ही ज्यादा समझ लीजिए कि आपका वो पानी दूषित है, पोल्यूटेड है, ठीक है। मतलब बीओडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोल्यूशन है, कहने का मतलब यही हुआ, ठीक है। और जैविक आवर्धन के बारे में तो आपको पीछे बता ही दिए हैं, तो जैविक आवर्धन भी तो इसका होना नहीं है,
ठीक है, तो बच गया एक सुपोषण। तो जब नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे ही सुपोषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुपोषण। और इसी को इंग्लिश में यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूट्रोफिकेशन कहा जाता है, यूट्रोफिकेशन। ठीक है। अब याद एक चीज आप लोगों को और याद रखना है कि आखिर सुपोषण के प्रभाव क्या क्या हैं। ठीक है, सुपोषण के प्रभाव, तो सुपोषण के प्रभाव में यही होता है कि पहले तो आपका जो है ना, पहले सुपोषण देखिए क्या, ये देखिए, ये जैसे जलाशय है ना, ये मान लीजिए जलाशय है। ठीक है, यहाँ पे ये एल्गिल ब्लूम जो है, अलगी ब्लूम जो है ये बढ़ गया है, ये अलगी ब्लूम जो है ये अलगी है। ठीक है, अलगल ब्लूम ये क्या है? बढ़ गया है। ठीक है, अंदर में ये छोटे मोटे जीव जंतु है, मछली वछली है इधर अंदर में। देखिए उतना डायग्राम मेरा अच्छा नहीं है बट फिर भी ट्राई कर रहा हूँ बनाने का। ये अंदर में आपके मछली है, ठीक है, पानी है, ठीक है। तो इसी को ये अलगी हो गया, ये आपका अलगे हो गया। ठीक है, अलगे हो गया, ये मछली है और ये पानी। देखिए जब यहाँ पे अलगे ब्लूम आपका ऊपर में जम गया तो इसमें होता क्या है, जो सेवाल ब्लूम अलगी जो बढ़ गया आपके जलाशय में, तो होगा क्या कि जो आपका जो अंदर जो जलीय जीव है जैसे कि ये मछली है तो ये प्रभावित होता है। ठीक है, जल में ऑक्सीजन की कमी, क्योंकि देखिए ऊपर जो है वो अलगी पूरा खा छाया हुआ है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जल में। ठीक है, और इसमें जो है ना आपका प्रकाश लाइट भी नहीं जा पाता है। ठीक है, लाइट भी इसमें जाने में दिक्कत, क्योंकि ऊपर तो अलगी पूरा मतलब ढका हुआ है अलगी से, तो लाइट भी अंदर नहीं जा सकता है, तो जिसकी वजह से अंदर के जो जीव जंतु हैं वो मारे जाते हैं। ठीक ना, अलगी 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 इसमें जो जमा हो जाता है तो क्या होता है, प्रकाश अंदर, लाइट अंदर नहीं जा पाता है, तो इसके वजह से अंदर के जो जीव जंतु वो मर जाते हैं। तो इतना आप लोग बात समझ गए होंगे कि सुपोषण के प्रभाव क्या होते हैं। तो सुपोषण के प्रभाव में पहली बात तो ये याद रखेंगे कि अलगी ब्लूम बढ़ जाता है, या सेवाल ब्लूम, सिंपल सा सेवाल ब्लूम बढ़ जाता है। ठीक है, सेकेंड बात में ये याद रखेंगे कि जलीय जीवन प्रभावित होता है। क्या होता है? जलीय जीवन प्रभावित होता है। और थर्ड बात में ये क्या याद रखेंगे कि जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और फोर्थ में याद रखेंगे कि प्रकाश पानी के अंदर नहीं जा पाता है, लाइट जो है वो पानी के अंदर नहीं जा पाता है। क्यों नहीं जा पाता है? क्योंकि ऊपर में अलगी पूरा लगा हुआ है, तो इसीलिए वो प्रकाश जो है, लाइट जो है अंदर नहीं जा पाता है। ठीक है, इतना दूर आप लोग समझ गए होंगे। चलिए फिर नेक्स्ट, ध्वनि की तीव्रता, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, किसमें मापा जाता है? ये आपका टीआरई थर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है, शायद ये उसका है जो कि कैंसिल हुआ था। ठीक है, तो टीआरई थर्ड का ये क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता पूछ रहा है। तो ध्वनि की तीव्रता, तीव्रता का मतलब होता है इंटेंसिटी। क्या होता है? इंटेंसिटी, इंटेंसिटी। तीव्रता का मतलब होता है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी। तो ध्वनि की तीव्रता, इंटेंसिटी किसमें मापी जाती है? हर्ट्ज में, किलोवाट में, वॉट में, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आपको फ्रेंड्स बताना है क्या होगा। हर्ट्ज में होगा क्या? ना। किलोवाट में होगा ना। वॉट में होगा ना। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए तीव्रता पूछ रहा है ना, तो बिल्कुल यही, उपयुक्त में से आपका कोई नहीं होगा। क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। आपका क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा मेरे भाई वो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? डेसिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेसिबल। तो डेसिबल हो जाएगा, मतलब ध्वनि की तीव्रता जो मापी जाती है वो डेसिबल में मापी जाती है। ठीक है, इंटेंसिटी जो डेसिबल में मापी जाती है। तो हर्ट्ज फिर क्या है उसका? तो हर्ट्ज जो उसका है क्या है? तो हर्ट्ज जो है, फ्रीक्वेंसी जो मापी जाती है वो हर्ट्ज में नापी जाती है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जो मापी जाती है ना, फ्रीक्वेंसी जो साउंड की फ्रीक्वेंसी नापी जाती है, आवृत्ति जो नापी जाती है वो हर्ट्ज में नापी जाती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड है ये। साउंड की फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति, साउंड ध्वनि की आवृत्ति किसमें मापी जाती है? तो हर्ट्ज में मापी जाती है। ठीक है, इस बात को। और पावर किसका है? तो वॉट किसका है? तो पावर का है। पावर किसका है? वॉट किसका यूनिट है? तो पावर का वॉट यूनिट है। ठीक है, और हर्ट्ज में क्या नापा जाता है? तो साउंड की जो फ्रीक्वेंसी वो हर्ट्ज में मापी जाती है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। और तीव्रता, इंटेंसिटी जो है वो डेसिबल में नापा जाता है। ठीक है, इस दो बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब देखिए ध्वनि का प्रभाव, इफेक्ट क्या पड़ता है हमारे लाइफ में? प्रभाव, प्रभाव क्या पड़ता है ध्वनि का? ध्वनि का, ध्वनि का प्रभाव,
ध्वनि का प्रभाव, इफेक्ट क्या पड़ता है, ठीक है, इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ साउंड, क्या पड़ता है ध्वनि का प्रभाव। तो पहली बात तो कि आपका जो है सर दर्द होगा, सर दर्द, पहली बात तो है कि आपका सर दर्द होगा, ध्वनि के प्रभाव में क्या हो जाएगा, पहली बात तो आपका सर दर्द होगा, क्या होगा, सर दर्द होगा, ठीक है। दूसरी बात है आपका क्या होगा, हृदय संबंधित रोग होगा, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, हृदय संबंधित संबंधित समस्या होगा, समस्या, हृदय संबंधित समस्या होगा। थर्ड बात क्या होगा, इरिटेशन होगा, इरिटेशन होगा, मतलब कि उलझन टाइप का लगेगा। थर्ड बात होगा कि आपका हाई बीपी होगा, हाई बीपी होगा, बीपी बढ़ जाएगा, हाइपर टेंशन जिसको कहते हैं, ठीक है। तनाव होगा, तनाव, घबराहट होने लगेगा आपको, और एक क्या होता है, इंसोनिया होने लगेगा, इंसोनिया मतलब नींद नहीं आएगा, नींद ना आना, इंसोनिया का मतलब क्या होता है, नींद नहीं आना, इंसोनिया का प्रॉब्लम होने लगेगा, ठीक है। तो अब इसका हम लोग रोकथाम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग ध्वनि का जो है, ध्वनि का हम लोग रोकथाम कैसे कर सकते हैं, तो रोकथाम करने के लिए हमको क्या करना होगा, देखिए, रोकथाम करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। रोकथाम, रोकथाम के लिए हमें क्या करना होगा, पहला बात तो याद रखेंगे आप लोग, ग्रीन बेल्ट, ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए एक तो है ग्रीन बेल्ट, तरीका है एक रोकथाम के लिए, मतलब कि इंडस्ट्री के बगल में पेड़ पौधा को लगाना, इंडस्ट्री के बगल में, इंडस्ट्री के बगल में पेड़ पौधा लगाना, ठीक है, इंडस्ट्री के बगल या इंडस्ट्री के चारों ओर पेड़ पौधा लगाना, पेड़ पौधा लगाना, लगाना। और एक होता है ग्रीन मफलर, क्या हो जाता है, ग्रीन मफलर, ग्रीन मफलर हो जाता है। ग्रीन मफलर का मतलब क्या होता है, सड़क के चारों ओर, सड़क के दोनों ओर पेड़ पौधा लगाना, सड़क के दोनों ओर पेड़ पौधा लगाना, सड़क के दोनों ओर पेड़ पौधा लगाना, दोनों ओर पौधा लगाना, पौधा लगाना, लगाना, ठीक है। और रोकथाम में हम लोग क्या कर सकते हैं, जो गाड़ी होता है उनकी ग्रीसिंग करना, समय पर उनका ग्रीसिंग कराना, गाड़ी जो होता है उनका समय पे ग्रीसिंग कराना, ये भी एक तरीका होता है, ठीक है, रोकथाम करने का, ठीक। तो इतना बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट की तरफ। निम्नलिखित में से नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत कौन है, सौर ऊर्जा, नाभिक ईंधन, जीव द्रव्य ऊर्जा या भूतापीय ऊर्जा, कौन है बताइए, नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। पहली बात की आप लोग नवीनीकरण ऊर्जा का मतलब समझते हैं क्या होता है, नवीनीकरण ऊर्जा का मतलब होता है जो यूज तो किया जाए बट कभी खत्म ना हो, कभी खत्म ना हो, सिंपल याद रखिए, कभी खत्म न होने वाला जो होगा उसे ही नवीनीकरण ऊर्जा कहा जाता है, कभी खत्म न हो। नवीनीकरण ऊर्जा को देखिए, और नवीनीकरण ऊर्जा को ही ऊर्जा का गैर परंपरागत सोर्स कहा जाता है, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत, स्रोत भी कहते हैं, जो नवीनीकरण ऊर्जा को ही ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत भी कहा जाता है, ठीक है, ठीक, इतना बात को आप लोग याद रखें। अब इसका एग्जाम्पल आप लोग याद रखिए, देखिए उसका मेनली जो क्वेश्चन देता है वो आपके एग्जाम्पल से दे देते हैं कि निम्नलिखित में से कौन नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत या अनवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है, इस तरह से पूछ लिया जाता है। तो नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत में तो याद रखेंगे पहले आपका जो है सौर ऊर्जा नवीनीकरण का स्रोत है, नाभिक ईंधन तो नहीं, ये नहीं है, जीव द्रव्य ऊर्जा मतलब कि आपका बायोमास एनर्जी तो ये नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है, और भूतापीय ऊर्जा तो बिल्कुल ये भी आपका नवीनीकरण ऊर्जा का ही स्रोत है, ठीक है। अब याद रखिएगा एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएगा, आपका तो पहले सौर ऊर्जा आ ही गया, ठीक है, फिर एक याद रखिएगा विंड एनर्जी, विंड एनर्जी याद रखिए, विंड एनर्जी,
उसके बाद सन भी आपका एक नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है। हाइड्रो एनर्जी भी आपकी जो है इसी का स्रोत है, हाइड्रो एनर्जी। टाइडल एनर्जी, टाइडल एनर्जी। उसके बाद जियो थर्मल मतलब कि भूतापीय ऊर्जा, वो तो बता दिए। और जीव द्रव्य ऊर्जा जो कि है आपका बायोमास एनर्जी। तो ये सब क्या है, नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, तो नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत जो जो है उसको आप लोग बहुत ही ध्यान से रखेंगे। और ये क्वेश्चन जो है आपके टीआरई थर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, टीआरई थर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे इस चीज को। नवीनीकरण का इतना बात कि आप लोग ध्यान में रख लिए। अब अनवीनीकरण का ध्यान में रखिए। नवनीकरणीय, अनवीनीकरणीय ऊर्जा। अनवीनीकरणीय ऊर्जा को ही देखिए क्या कहा जाता है, इसको ऊर्जा का परंपरागत स्रोत कहा जाता है। इसको ऊर्जा का परंपरागत स्रोत भी कहते हैं, परंपरागत स्रोत भी कहते हैं, भी कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा का परंपरागत स्रोत भी कहते हैं। अब देखिए, अनवीनीकरण ऊर्जा को इंग्लिश में कहा जाता है क्या, नन रिन्यूएबल। ठीक है, और देखिए इसमें जो होगा ना, क्या होता है कि आपका जो होगा ना, इसमें जो ऊर्जा का ये परंपरागत स्रोत भी इसको कहा जाता है। ठीक है, मतलब कि कन्वेंशनल सोर्स कहा जाता है। ठीक है, और ये क्या होता है, ये कभी खत्म, ये खत्म हो जाता है। अनवीनीकरणीय मतलब कि एक बार अगर यूज करेंगे ना तो ये खत्म हो जाएगा और दोबारा ये नहीं बनेगा। ठीक है, ये क्या होता है, टाइम टू टाइम अगर ज्यादा इसे यूज किया जाए तो ये खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है। मेनली इसका हम लोगों को एग्जाम्पल याद रखना है। क्या याद रखना है, एग्जाम्पल याद रखना है। ठीक है, इसमें देखिए आपका पहला तो आ जाएगा फोसिल फ्यूल, फोसिल फ्यूल आ जाएगा। दूसरा आप लोग गैस याद रख लीजिए। तीसरा आप लोग नाभिक के ईंधन याद रख लीजिए, नाभिक के ईंधन, नाभिक के ईंधन, ईंधन और एक्सेट्रा इसी तरह का टाइप के आएगा। मेनली आपको इसमें याद क्या रखना है, अनवीनीकरणीय ऊर्जा में मतलब कि जो खत्म हो जाता है, जो एक बार अगर ज्यादा उसका यूज कर लिया जाए तो वो खत्म हो जाए और उसको बनने में कई लाखों वर्षों का समय लग जाए, उसे ही अनवीनीकरणीय ऊर्जा कहा जाता है। और नवीनीकरण क्या होता है, जो कभी खत्म ना हो। जैसे सौर ऊर्जा कभी खत्म होगा नहीं होगा, विंड एनर्जी कभी खत्म होगा नहीं होगा, हाइड्रो एनर्जी कभी खत्म होगा जो जल से बनता है नहीं होगा। इस टाइप से आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली, सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता देवी बिश्नोई, मेधा पाटेकर, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये भी आपका टीआरई 1 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो पूछा है किसके नेतृत्व चिपको आंदोलन को मजबूती मिले। तो चिपको आंदोलन को जो मजबूती मिली थी वो अमृता देवी बिश्नोई नहीं, मेधा पाटेकर नहीं, जो मिला वो आपको मिला था सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। ठीक है, अब देखिए चिपको आंदोलन के बारे में एक बात याद रखिए, ये स्टार्ट कहां से हुआ था, तो उत्तराखंड के चमोली जिला से, उत्तराखंड के चमोली जिला से शुरू हुआ। ठीक है, चमोली जिला से शुरू हुआ। ठीक है, शुरू हुआ। और इसमें शामिल कौन कौन थे, तो इसके सुंदरलाल बहुगुणा के साथ और भी लोग शामिल थे जिनका नाम था गौरा देवी। तो ये नाम भी याद रखेंगे क्योंकि हो सकता है कि आपको नाम और भी दे दे, सुंदरलाल बहुगुणा के साथ गौरा देवी, सुदेशा देवी और ये सब नाम दे दे, और आपको नाम तो याद रहेगा ही नहीं, तो फिर आप वहां पे गलत टिक करके आएंगे। इसलिए नाम भी याद रखना है कि कौन कौन इसमें शामिल थे। तो इसमें शामिल थे आपके गौरा देवी, सुदेशा देवी, गौरा देवी, सुदेशा देवी और चंडी प्रसाद भट्ट, चंडी प्रसाद भट्ट, प्रसाद भट्ट। कौन कौन शामिल थे, गौरा देवी, सुदेशा देवी और चंदी प्रसाद भट्ट, ये जो है चिपको आंदोलन में शामिल थे। ठीक है, और सुंदरलाल बहुगुणा तो इसका नेतृत्व कर ही रहे थे। इसी टाइप का एक चिपको आंदोलन टाइप का ही एक चला है कर्नाटक में, जिसे एपीको आंदोलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एपीको आंदोलन, एपीको आंदोलन, आंदोलन।
और ये भी जो है ना एक चिपको आंदोलन टाइप का ही था, मतलब कि इसमें क्या हुआ था, बट इसका नाम था एपिको आंदोलन। इसमें भी क्या हुआ था, जो पेड़ था उसमें लिपट जाते थे, पेड़ को काटा जाता था तो पेड़ में लिपट जाते थे, जिसकी वजह से पेड़ को फिर नहीं काटा जाने लगा। तो एपिको आंदोलन ये कहाँ पे चलाया गया था, ये कर्नाटक में चला था, ठीक है, कर्नाटक में। अब यहाँ देखिए अमृता देवी बिश्नोई यहाँ एक ऑप्शन में है, तो अमृता देवी बिश्नोई कौन थे, तो ये जो है ना राजस्थान के खेजड़ली गांव से संबंधित है। यहाँ पे भी एक जो है चिपको आंदोलन का टाइप का ही चलाया गया था, जिसमें कि क्या हुआ था, जो पेड़ जो वहां काटा जा रहे थे तो वहां की जो महिलाएं थी वो पेड़ में जाके लिपट गई थी, ठीक है, पेड़ में जाके लिपट गई थी, जिसके वजह से पेड़ को नहीं काटा गया। तो अमृता देवी बिश्नोई जो है राजस्थान के खेजड़ली गांव में जो ये नेतृत्व करी थी इसका, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था, पेड़ में वो जाके लिपट गई थी, जिसकी वजह से पेड़ को नहीं काटा गया। तो ये कहाँ पे हुआ था, राजस्थान के खेजड़ली गांव से ये संबंधित थी अमृता देवी बिश्नोई, ठीक है। चलिए फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको कुछ भारत के जो पर्यावरणविद हैं, ठीक है, मतलब कि आपके जो भारत के जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं उनके बारे में कुछ याद रख लेना है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है। भारत के पर्यावरणविद विद मतलब कि भारत के जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं उनके बारे में आपको देख लेना है कुछ, ठीक है। अब देखिए आपको पहला देख लेना है क्या, एक तो वहां पे आप लोग चिपको आंदोलन देख ही लिए हैं, यहां पे एक देख लीजिए आप लोग तरुण भारत संघ, तरुण भारत संघ, तरुण भारत संघ। तरुण भारत संघ क्या था, एक संस्था था, ठीक है, गैर लाभकारी संस्था था, जो जल संरक्षण के लिए कार्य करता था। किसके लिए कार्य करता था, तो जल संरक्षण के लिए कार्य करता था, मतलब जल के बचाव के लिए कार्य करता था, के लिए कार्य करता था। किसके लिए कार्य करता था, तो जल संरक्षण के लिए कार्य करता था, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था, हेडक्वार्टर था आपका अरवल राजस्थान में। कहाँ था, अरवल राजस्थान, अरवल राजस्थान में इसका हेडक्वार्टर था। कहाँ था, अरवल के राजस्थान में हेडक्वार्टर। और तरुण भारत संघ का नेतृत्व किसने किया था, नेतृत्व जो किया था वो राजेंद्र सिंह किए थे, नेतृत्व राजेंद्र सिंह किए थे, राजेंद्र सिंह किए थे। और इन्हें भारत का जल पुरुष के नाम से जाना जाता था, भारत का जल पुरुष। तरुण भारत संघ का नेतृत्व कौन किए थे, तो राजेंद्र सिंह किए थे, और इन्हें भारत का जल पुरुष के नाम से जाना जाता था। ये बात याद रखेंगे, भारत के क्वेश्चन पूछेगा भारत के जल पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो राजेंद्र सिंह जाने जाते हैं, ठीक है। उन्होंने किस संस्था को चलाया, तो तरुण भारत संघ को चलाया था। तरुण भारत संघ क्या था, तो जल संरक्षण के लिए कार्य करता था, ठीक। अब देखिए दूसरा आप लोग याद रख लेंगे मेधा पाटेकर को। ये नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन कौन चलाई है, नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन जो आपका चलाया गया था वो मेधा पाटेकर के द्वारा चलाया गया था, मेधा पाटेकर के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया, तो मेधा पाटेकर के द्वारा। और मेधा पाटेकर कौन थी, एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। क्या थी, एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। ये मेधा पाटेकर क्या थी, एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, ठीक है। ये देखिए मेधा पाटेकर जो थे आदिवासी, आदिवासी दलित, दलित और महिला के लिए भी मुद्दा उठाई है, दलित और महिला के लिए भी काम की है, महिला के लिए भी मुद्दा उठाई है, मुद्दा उठाई है, उठाई है। आपकी जो नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है वो है मेधा पाटेकर। और मेधा पाटेकर कौन थी, तो एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, और ये आदिवासी दलित और महिला के लिए भी मुद्दा उठाई है, ठीक है। तीसरा आपको याद रखना है इंदिरा गांधी को, याद रखना है इंदिरा गांधी को याद रखना है आप लोग को, इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी को क्यों याद रखना है, क्योंकि ये भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंदिरा गांधी को इसलिए याद रखना है क्योंकि इन्होंने ही वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव क्या, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया था। इन्होंने ही वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया। किसने बनाया था, तो इंदिरा गांधी। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया, 1972 में
ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया था, ठीक है। तो इसे कौन बनाया था, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को तो इंदिरा गांधी ही बनाई थी, ठीक है। बाघ बचाओ, बाघ बचाओ प्रोजेक्ट टाइगर की भी स्थापना, प्रोजेक्ट टाइगर को भी स्टार्ट करने वाली यही थी, प्रोजेक्ट टाइगर। इसमें क्या हुआ था, बाघ बचाओ जो हुआ था, बाघ बचाओ जो परियोजना स्टार्ट हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर, वो भी इंदिरा गांधी के द्वारा ही शुरू किया गया था। बाघ बचाओ परियोजना जो हुआ शुरू, वो भी इंदिरा गांधी के द्वारा ही शुरू किया गया था। एक तो पहला बात याद रखना कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया, तो 1972 में, और इसे किसने बनाया था, तो इंदिरा गांधी ने बनाया था, ठीक है। इस बात को याद रखें। और दूसरा याद रखेंगे कि बाघ बचाओ परियोजना मतलब कि प्रोजेक्ट टाइगर जो आया था वो 1973 में आया, और इसे किसने लाया था, तो इंदिरा गांधी ने लाया था, ठीक है। इस दो बात को आप लोग बेहद ध्यान से रखेंगे हम। तो चलिए, आई होप आपको मेरा क्लास पसंद आया होगा। अगर मेरा क्लास पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देंगे, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। तो हम लोग मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्लास में। और कल जो हम लोग करने वाले हैं, तो कल भी आपका ईवीएस का लास्ट क्लास होगा, जिसमें कि आपको सेलेक्टेड टॉपिक जो जो भी बचे हुए अब हैं वो कल आपको करा दिया जाएगा। तो कल आपका लास्ट क्लास होगा ईवीएस के सेलेक्टेड टॉपिक का, और कल जो है आपका मैं कंप्लीट करा दूंगा ईवीएस का सारा सेलेक्टेड टॉपिक, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।